Hey, hello dear aspirants. I welcome you all to your own YouTube channel Uniform Forces. I hope you guys are doing great. So, in today's video, we are going to discuss how to cover the science part for the paper 1 of UPSC CAPFAC exam. Okay, so all those aspirants who are targeting UPSC CAPFAC 2025, जो भी इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आज की वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम. ठीक है, इसमें आपको पता चलेगा कि रिसेंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं और साइंस पोर्शन के अंदर, तो किस तरीके से हमें साइंस को कवर करना है. तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ये 5 चीज़ें. सबसे पहला कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो कितने आते हैं. दूसरा, किस तरीके का पैटर्न है और उस पैटर्न को क्या हमें ध्यान रखना चाहिए. तीसरा, द रिसेंट चेंजेस. चौथा, PYQs की इंपॉर्टेंस और NCERTs कौन कौन सी पढ़नी है. तो ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एंड आई एम प्रेटी मच श्योर कि आज की इस वीडियो में जो है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि साइंस को तैयार किस तरीके से करना है. ठीक है, और अगर आप इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक इट एंड पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको पता है कि हमेशा 28 से 32 के बीच जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहते हैं. ऑन एन एवरेज हम बोल सकते हैं कि 30 क्वेश्चंस आर आस्क्ड ईच ईयर इन दिस साइंस पोर्शन. ठीक है, तो अच्छा खासा एक वेटेज 30 आउट ऑफ 125 क्वेश्चंस. तो देख रहे हैं आप कितना अच्छा वेटेज जो है इसको है. 22%, 23% वेटेज जो है साइंस को जाता है. तो साइंस पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसमें एक और चीज़ आई वांट टू हाईलाइट कि जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, मतलब जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, वो भी इस पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है टेक्निकल पार्ट नहीं पूछा जाता है इसमें. आपने 10वीं क्लास तक तो साइंस पढ़ी ही है, तो 10वीं 9वीं 8वीं इनके भी क्वेश्चंस जो हैं अच्छे खासे इसमें पूछे जाते हैं. ठीक है, दूसरा ये है कि पैटर्न क्या है. पैटर्न मतलब कि साइंस के अंदर अगर हम बोलें तो फिज़िक्स एक पोर्शन है. ठीक है, इस तरीके से बायोलॉजी है और इस तरीके से केमिस्ट्री है. तो ये पोर्शन जो है जनरली चेंज होता रहता है. अभी जैसे रिसेंट की बात करूँ तो केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, करीब करीब 10 से 11 क्वेश्चन. फिर उसके बाद बायोलॉजी 6 से 7 क्वेश्चन. फिर ये फिज़िक्स जो है 4 से 5 क्वेश्चन. इस तरीके से जो है रेशियो +-2 का रहता है हर जगह. ठीक है, तो अभी करेंटली पैटर्न ये चला हुआ है, लेकिन हमें पैटर्न पर फोकस नहीं करना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को वेटेज दिया जा रहा है. हमें उससे कोई मतलब नहीं है. हमें अल्टीमेटली करना तो तीनों ही है ना, तो इसलिए हम तीनों पर फोकस रखेंगे. और यूपीएससी जैसा कि हमें पता है कि अनप्रेडिक्टेबल रहता है इस चीज़ में, इस पैटर्न को आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते हैं. तो बेटर है कि हम अपनी एनर्जी इस पर ना लगाकर ओवरऑल लगाएं कि हमें ओवरऑल सारी चीज़ों को कवर करना है. ठीक है, तो रिसेंट चेंजेस की अब बात करूँगा. तो रिसेंट चेंजेस मैं देखूँ तो जैसे 2024 के एग्ज़ाम की बात करता हूँ. तो 2024 में साइंस पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं 11th और 12th क्लास की बुक से पूछे गए हैं. ठीक है, खास करके जैसे बायोलॉजी की बुक है जो, उससे पूछे गए हैं. जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक है, जैसे मैं दिखाऊँ आपको, ये रहा क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 21 है. ये कोई सेट है पर्टिकुलर 2024 के एग्ज़ाम का. तो उसमें पूछा गया है कि द फॉलोइंग बायोटेक्नोलॉजी इज अप्लाइड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन. तो कौन सी टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी जो है हम यूज़ करते हैं. तो ये क्वेश्चन आया हुआ है इसमें. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ का NCERT में एक टेबल है, उसके अंदर आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, लिखे हुए हैं हर एक के बारे में. तो कुछ चीज़ें जो हैं इसमें कवर हो जाएंगी आपकी. ठीक है, तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस आप देखेंगे जो अलग अलग क्वेश्चंस हैं. तो इनको तैयार कैसे करना है, देखो बड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 11th और 12th की बुक्स पढ़ेंगे तो इसमें एक तो आप इसको कवर कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज इसका सिलेबस बहुत बड़ा है. ठीक है, इसमें भी 11th के अंदर भी आपके जो है पार्ट बने, केमिस्ट्री के भी 2 पार्ट दे दिए, इसके बाद बायोलॉजी के भी 2 पार्ट दे दिए. ठीक है, तो हम सारी चीज़ों को कवर नहीं कर सकते. ये तो बड़ा मतलब एक प्रैक्टिकल सी बात है. अब हमें क्या है, हमें अपनी एनर्जी जो है इस तरीके से यूटिलाइज़ करनी है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं. तो यहाँ पे हमें स्मार्ट प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है. देखो, ऐसे क्वेश्चंस जो 11th-12th से आते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, कम आते हैं. ठीक है, तो हम थोड़ा स्मार्ट होकर प्रिपरेशन करेंगे इसकी, और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हम 11th-12th को जो है पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, और उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत बेकार निकलने वाला है. ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम में बहुत कम फ़ायदा होने वाला है. तो कवर कैसे करना है 11th-12th को, सबसे पहला आपको इस तरीके के टेबल्स जो हैं, जैसे यहाँ पर ये टेबल दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो उस टेबल को पढ़ लेना है.
ठीक है, उसके नोट्स बना लेने हैं, उसको समझ लेना है। तो ये टेबल हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या है। इसको क्या है, हमें अगर सिंपल इंग्लिश भी आती है तो हम इसको चीज़ें को समझ सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर मरीन एंड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच आर यूज फॉर इंक्रीजिंग सी फूड सप्लाई, रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ डेंजरस वाटरबोर्न ऑर्गेनिज्म एंड डेवलपिंग न्यू ड्रग्स। तो समझ में आ रहा है हमें सिंपल किसी को अगर सिंपल इंग्लिश भी आती है तो उसको पता है कि ब्लू बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इसको पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ टेबल्स हो गए। दूसरा क्या हो गया, इस तरीके के बॉक्सेस आपको दिखेंगे, ऐसे बॉक्सेस जिसमें देखो एक ये हाईलाइट करके दे रखा है, क्या है ये, जेंडिसिन, ठीक है। तो अब ये क्या है, फर्स्ट कमर्शियल जीन थेरेपी है, थेरेपी प्रोडक्ट जो कि कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, और ये चाइना लाया था 2003 में, तो इसका नाम था जेंडिसिन। तो आपको ये याद कर लेना, ये एक नॉर्मल सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, वन वर्ड टाइप, वन लाइन टाइप, ये याद कर लेनी है, ये इसको नोट डाउन कर लेना है। तीसरा है आपकी समरीज़। तो हर किसी चैप्टर के एंड में आपको समरीज़ दे रखी हैं, ठीक है। आपको उन समरीज़ को भी पढ़ लेना है एक बार, बहुत ज़्यादा इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का पढ़ लो, कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको नोट डाउन कर लो। बट समरी में क्या होता है, समराइज़ करके पूरे चैप्टर की समरी दे रखी होती है एक तरीके से, तो समराइज फॉर्म है ये। तो इसमें आपको कुछ चीज़ समझ में आती है तो आप उसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, जैसे ये रहा, इसके बाद आपको इस तरीके के और टेबल्स मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत ही मतलब इन्फॉर्मेटिव टेबल्स हैं, जब जी नीचे लिखा हो सम क्लासिक एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखो डॉली शिप जो है, इसका भी एक क्वेश्चन आया हुआ है CAPF में, ठीक है। पर्टिकुलर कुछ एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है, तो उसमें डॉली शिप का भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉली शिप, तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि क्या ये फर्स्ट मैमल है। तो ये सिंपल आप इस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। BT कॉटन क्या होता है वो लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या है, BT ब्रिंजल क्या है, ह्यूमिलिन क्या है। तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि देखने में भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको नोट डाउन करना भी बहुत ईजी है, तो ऐसी चीज़ें भी हमें नहीं छोड़नी है, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है सम ग्लोबल रिवोल्यूशनरी सक्सेस स्टोरीज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो ये वाला चीज़ हमें कर लेनी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ क्या है कि जो नहीं करनी है, देखो जब जैसे ये बता रखा है कि लिस्ट ऑफ फ्यू बायोटेक कंपनीज फंक्शनल इन इंडिया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसका हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हमें नहीं याद रहने वाली ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और किसी काम की भी नहीं लगती। और जो ऐसी ये सिटीज़ बता रखी हैं कि कौन सा बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, तो ये भी जनरली जो है उतना यूज़फुल नहीं है। आई डोंट क्लेम हेयर कि ये नहीं आ सकता है, बट फिर अगेन कि ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप किस किस को याद रखोगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करना। इसके बाद क्या है, कुछ फुल फॉर्म्स दे रखी होंगी, मतलब शॉर्ट एब्रीविएशंस का देख लो, जैसे GMO है, तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि GMO की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन मिल जाए उसमें, तो इसका इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भी आपको जो है नोट डाउन कर लेनी है। सिमिलरली ये BT लिखा हुआ है, कई जगह हम BT ब्रिंजल बोलते हैं, जैसे लिखा हुआ, तो BT क्या होता है यहाँ पे पूछ सकते हैं, तो BT की फुल फॉर्म ये आ गई, ठीक है। इस फुल फॉर्म को आपको लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको मैं बोलूँगा कि 11th और 12th क्लास की जो NCERTs है उनको कवर करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, बिकॉज 11th 12th की चीज़ें कवर होती हैं जब आप 11वीं 12वीं के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनको 2 साल लगते हैं इस चीज़ों को कवर करने में। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा ये डेप्थ में चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं आऊँगा, अगला टॉपिक क्या है मेरा, कि PYQs कौन कौन से मेरे को पढ़ने हैं और कितने साल के पढ़ने हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि PYQs जो है बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ट्रस्ट में अगर आप PYQs को कर लेते हैं ना अच्छे से, तो आपकी साइंस की प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा, 58 नंबर क्वेश्चन लिख रखा है, ये एक्चुअल में NDA एग्जाम से पूछा गया, NDA 2021 में शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, बिकॉज यही क्वेश्चन जो है, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपके CAPF 2024 में भी आया हुआ है। और ऐसा सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे मतलब इनन्यूमरस एग्जाम्पल हैं जहाँ पर आपको दिख जाएगा कि CAPF का साइंस सेक्शन जो है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ऑलरेडी या तो आपके NDA में कवर कर रखे हैं या फिर आपके CDS में कवर कर रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ये देख लो, डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और बाकी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये पूछे गए हैं। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे हुए हैं। तो NDA CAPF और CDS में क्या बोलूँगा कि पिछले लास्ट 7 to 8 ईयर्स ये आप उठा लो, इनको तैयार करो, ट्रस्ट में इससे आपकी तैयारी कम से कम भी 90% तैयारी हो जाएगी, ठीक है। जो 11th 12th क्लास के हैं क्वेश्चंस हैं उनको मैं एक बार के लिए बोल रहा हूँ कि उनको साइडलाइन कर दो, उनमें सिर्फ उतना ही पढ़ो जितना मैंने ऊपर बताया आपको। उसके अलावा ये 7 और 8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप NDA के
CAPF के और CDS के, ठीक है। CDS के हर साल में 2 होंगे, NDA के हर साल में 2 होंगे और इसका हर साल में 1 होगा। अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक आपका इससे बन जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें इसमें से पढ़ो, समझो, जो नहीं समझ में आता उसको अपना NCERT में रेफ़र करो। इस तरीके से आपकी तैयारी जो है बिल्कुल बेस्ट हो जाएगी, ठीक है। NCERTs बताऊँ लास्ट में कि कौन कौन सी NCERTs करनी है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है 9th और 10th क्लास की NCERT से पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर कि ये जो हैं इनको आप ना भूलो, इनको बिल्कुल अच्छे से कर लो, ठीक है। वर्ड बाय वर्ड चीज़ें देख लो कहाँ कहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है। और मैं इसमें एक और सजेशन दूंगा कि किसी के जो है बनाए हुए नोट्स या फिर किसी की हाईलाइट की हुई NCERT को पढ़ने से अच्छा है आप खुद NCERT पढ़ो, खुद PYQs पढ़ो, उसके बाद हाईलाइट करो NCERT को अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि किसी और ने उसे जैसे समझाया, हाईलाइट किया है, उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग से किया है, क्या पता उसको साइंस बहुत अच्छा आता हो, तो उसने कुछ ऐसी बेसिक इन्फो जो उसे लगा कि उसे आती है तो उसने अंडरलाइन नहीं की है, पर हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। या किसी के लिए साइंस बहुत डिफिकल्ट रही हो तो उसने हर एक पॉइंट को ही अंडरलाइन कर दिया, तो आप सब कुछ पढ़ रहे हो उसमें। तो इसलिए जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग से इसको कवर करो, ठीक है। 7वीं और 8वीं की साइंस को भी पढ़ना ज़रूरी है, ये बहुत बेसिक है और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी बहुत इंप्रूव करेगा। बेसिक बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है आपको चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं NCERTs में 7वीं और 8वीं में, तो आपको आगे पढ़ने में फिर दिक्कत नहीं आएगी। आगे 9वीं 10वीं जो हैं जो इस पर डेवलप कर रही हैं, एडवांस हैं, तो उनको पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और 11th 12th को कैसे कवर करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो यही है आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैंने काफ़ी सिंपल रखा है इस वीडियो को, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक कर दें वीडियो को, ठीक है। और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज इस तरीके के और भी सब्जेक्ट्स में मैं वीडियो लाऊंगा अभी। और इसके बाद अगर आपके जो भी कमेंट्स हैं तो आई मोस्ट वेलकम देम, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में उन कमेंट्स को भी डाल सकते हैं। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।